Good morning students. Today we are going to start new chapter, that is chapter 10, the post modern period. इससे पहले हम लोग ने मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ा था. Now we are going to discuss the post modern period in this chapter. Let's begin with the introduction part. The Mauryan rule ended in 185 BCE. अब मौर्यन रूल जो था वो एंड हो गया 185 BCE में. द मौर्यंस वर रिप्लेस्ड बाय द संगा डायनेस्टी. और मौर्यंस के बाद कौन आए? संगा डायनेस्टी आई. ठीक है. हु इन टर्न वर सून रिप्लेस्ड बाय द कन्वास. और वो भी बाद में रिप्लेस होने वाली थी किनके द्वारा? कन्वास के द्वारा. नाइदर ऑफ दीज डायनेस्टीज सर्वाइव्ड फॉर टू लॉन्ग. और इनमें से कोई भी डायनेस्टीज जो थी वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सर्वाइव कर पाई, टिक नहीं पाई. As they declined, a number of kingdoms emerged in different parts of the Indian subcontinent. और जैसे जैसे ये सारी डायनेस्टीज डिक्लाइन होने लगी तो बहुत सारे जो किंगडम्स थे वो एमर्ज हुए कई हिस्सों में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के. अराउंड दिस टाइम, अब इस समय पे, many foreign tribes, most of them from Central Asia, invaded North and Northwestern India and established new kingdoms there. अब इस समय के आसपास जो बहुत सारी फॉरेन ट्राइब्स, जो विदेशी जनजातियाँ थी वो, और उनमें से ज़्यादातर जो थी वो सेंट्रल एशिया से थी. उन्होंने क्या किया? आक्रमण कर दिया नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में और इस्टेब्लिश किए न्यू किंगडम्स वहाँ पे. ठीक है. जो नए राज्य थे उनकी स्थापना की. द इम्पॉर्टेंट नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज इंक्लूड. अब जो महत्वपूर्ण नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज थी वो कौन कौन सी थी? बैक्ट्रियंस, द साकास एंड द कुशानास. बैक्ट्रियंस, द साकास और कुशानास जो थी ये क्या थी? कुछ महत्वपूर्ण नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज थी. सिमिलरली इन साउथ इंडिया, अब इसी तरह साउथ इंडिया में देयर अरोज वेरियस डायनेस्टीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम BCE. और बहुत सारी जो नई डायनेस्टीज़, कई सारी डायनेस्टीज़ जो थी वो अराइज हुई, वो उनका भी खात्मा हो गया, वो भी एंड हो गई फर्स्ट मिलेनियम BCE तक. इंस्क्रिप्शंस, मेगालिथिक ब्यूरियल्स एंड संगम लिटरेचर. अब इंस्क्रिप्शंस, मेगालिथिक ब्यूरियल्स और संगम लिटरेचर tell us about the rule of the South Indian dynasties like the Cheras, Cholas, Satavahanas and the Pandyas. अब inscriptions, megalithic burials और संगम लिटरेचर जो हैं वो हमें साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ के जो रूल हैं कि कैसे साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ में रूल किया जाता था, जैसे कि चेरास का, चोलास का, सतवाहनास का और पांड्यास का रूल जो था वो कैसे हुआ करता था उसके बारे में ये हमें बताती हैं. ठीक है. ये चेरास, चोलास, सतवाहनास और पांड्यास जो थी वो क्या थी? साउथ इंडियन डायनेस्टीज थी. देयर वॉज एन एबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें थी. ठीक है. साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस. और साउथ इंडिया जो था वो किसके लिए फेमस था? अपनी स्पाइसेस के लिए, मीन्स अपने मसालों के लिए. स्पेशली पेपर, और स्पेशली किसके लिए? मिर्च के लिए. विच वॉज ग्रेटली इन डिमांड विद द रोमन्स हु रिफर्ड टू इट एज ब्लैक गोल्ड. जो जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड किसके द्वारा थी? रोमन्स के द्वारा. मीन्स पेपर की जो डिमांड थी वो रोमन्स के द्वारा ज़्यादा थी और वो इसको क्या कहते थे? ब्लैक गोल्ड, काला सोना. पर्ल्स, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स. और पर्ल्स मोती और सोना और जो कुछ बहुत ही प्रीशियस पत्थर होते थे उनकी डिमांड रोमन्स के द्वारा ज़्यादा थी. दस साउथ इंडिया हैड अ फ्लरिशिंग ट्रेड सिस्टम. और इसी तरह जो साउथ इंडिया है उसका जो ट्रेड सिस्टम था, व्यापार प्रणाली थी, वो क्या थी? फलती फूलती हुई थी. मीन्स मतलब ज़्यादा उभरी हुई थी, ग्रोथ हो रही थी, ग्रोइंग ट्रेड सिस्टम था इनका. नेक्स्ट टॉपिक इज संगम लिटरेचर. संगम लिटरेचर क्या है? जो कि हमें साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. द संगम लिटरेचर मेंशंस अ टर्म Muvindar, which means the three crowned kings and refers to the three main ruling families of the Cholas, the Cheras and the Pandyas. अब जो संगम लिटरेचर है उसमें एक टर्म मेंशन है जो है मुविंदार.
जिसका मतलब क्या है, जिसकी मीनिंग क्या है, द 3 क्राउन किंग्स मीन्स 3 राजा जिनके सर पे ताज है, एंड द रिफर्स टू द 3 मेन रूलिंग फैमिलीज, और जो कि कहाँ से बिलोंग करते, 3 मेन रूलिंग फैमिलीज से, और वो कौन सी हैं, चोलास, चेराज और पांड्यास। They ruled over the region of Tamilakam, which comprises of modern day Tamil Nadu and Kerala। और इन्होंने तमिलाकम जो है इस रीजन को रूल किया, ठीक है, और ये किस में शामिल है, आज के समय में तमिलनाडु और केरला में शामिल है। ये क्षेत्र जो है तमिलाकम, ये मॉडर्न डे पे तमिलनाडु और केरला में शामिल है। So, Sangam literature comprises of some of the earliest works in Tamil which were composed and compiled in Sangams, assemblies of poets and authors that were held in the city of Madurai। अब संगम लिटरेचर जो है कंप्राइजेज ऑफ सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल। अब इसमें जो है ना कुछ पहले के काम जो तमिल में लिखे गए थे, जो पहले के काम हैं तमिल में, वो शामिल हैं, और ये कंपोज किए गए और कंपाइल किए गए संगम्स में, ठीक है। जो असेंबलीज होती थी पोएट्स की और ऑथर्स की, महासभा जिसे कह सकते हैं, जो कि कहाँ हेल्ड हुई, मदुरई में। 3 संगम्स वर सपोज टू हैव बीन हेल्ड, और ये माना गया कि 3 संगम्स जो थे वो हुए थे। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द संगम लिटरेचर इज़ नाउ लॉस्ट टू अस। अब दुर्भाग्य से बहुत सारी संगम लिटरेचर जो है वो हमसे खो चुकी हैं। द एग्जिस्टिंग संगम पोएम्स गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द लाइफ, कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ दैट पीरियड इन साउथ इंडिया। अब जो अभी संगम पोएम्स मौजूद हैं, जो संगम कविताएं हैं, वो हमें कई सारी जानकारी देती है लाइफ की, ज़िंदगी की, संस्कृति की, समाज की, उस टाइम पीरियड में जो साउथ इंडिया में लोग थे उनके बारे में बताती है। द संगम लिटरेचर टॉक्स अबाउट वेरियस ऑक्यूपेशंस बट नेवर अबाउट कास्ट डायरेक्टली। और जो संगम लिटरेचर है वो किसके बारे में बात करती है, अलग अलग ऑक्यूपेशंस, कामों के बारे में बात करती है, लेकिन कभी भी ये कास्ट, जाति के प्रति डायरेक्ट कोई बात नहीं करती है। It is considered to be an important source for studying and understanding the ancient South Indian history। और इसे सबसे महत्वपूर्ण सोर्स माना जाता है एंशियंट साउथ इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने का और उसे समझने का। द चोलास रूल्ड इन दी कावेरी डेल्टा विद देयर कैपिटल एट उरायूर। अब जो चोलास थे उन्होंने कहाँ रूल किया, कावेरी डेल्टा में अपनी राजधानी उरायूर के साथ, उनकी राजधानी पे भी उन्होंने रूल किया और कावेरी डेल्टा पे उन्होंने रूल किया। द पोर्ट सिटी ऑफ कावेरी पट्टनम और पुहार वॉज देयर मेजर ट्रेडिंग सेंटर। और जो पोर्ट सिटी थी कावेरी पट्टनम, या फिर उसे पुहार भी कहते थे, वो मेजर ट्रेडिंग सेंटर था, मीन्स उनका मेन व्यापारिक स्थल था, ठीक है। पोर्ट सिटी किसे कहते हैं, जहाँ पे शिप्स गुड्स लोड और अनलोड करती है ना, तो पोर्ट सिटी जो थी कावेरी पट्टनम और पुहार की, वो उनका मेन व्यापारिक स्थल था। द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द अर्ली चोला किंग्स वॉज कारिकाला चोला। और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, प्रसिद्ध पहले के चोला किंग थे वो कौन थे, कारिकाला चोला। कारिकाला मीन्स द वन विद द चेयर्ड लेग। अब कारिकाला का मतलब क्या होता है, वो जो कि जिनके पैर जो हैं वो जले हुए हैं और काले हैं, ठीक है। उसका मतलब कारिकाला का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके पैर जो हैं वो जले हुए हों और काले हों। He is said to have defeated the Cheras and the Pandyas and even attacked Sri Lanka and occupied a part of it। और ये माना जाता है कि उन्होंने चेरास को और पांड्यास को हराया था और उन्होंने श्रीलंका पे आक्रमण किया था और श्रीलंका का एक हिस्सा जो था उसे कब्जा कर लिया था, मीन्स उसे हासिल कर लिया था। ही एनकरेज्ड ट्रेड एंड बिल्ट मैनी रोड्स। और इन्होंने ट्रेड को, व्यापार को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया और कई सारी रोड्स बनवाई। द टाइगर वॉज द एम्बलम ऑफ द चोलास। और जो टाइगर था वो चोलास का एम्बलम था। So students, I hope you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.